हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने यूपी टेट की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें से हम 2017 के पेपर टू के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 2018 के पेपर टू के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आपका साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सीडीपी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? यानी जो मनोविज्ञानशाला है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है वो हमें बताना है। तो ये तो आप सबको पता है कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। यानी जो स्किनर ने प्रयोग किया था किस पे? चूहों पे किया था। थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर। इसी प्रकार कोहलर ने भी प्रयोग किया था, किस पे किया था? चिपेंजीज पे। किस पे? जिसे क्या कहते हैं? वन मानुस कहते हैं। उन्होंने कहा था कि जैसी स्थिति आएगी व्यक्ति उसी प्रकार से अपनी बुद्धि का विकास करता है, और यह प्रयोग उन्होंने किस पे किया था? चिंपैंजी पर किया था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? वन मानुस इसमें राइट हो जाएगा। स्किनर ने चूहों पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। तो ये अधिगम से संबंधित सिद्धांत है हमारे। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या होता है? यानी जो हम वक्र बनाते हैं कि व्यक्ति का अधिगम किस प्रकार से हो रहा है। क्या पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया, या जैसे पहले चल रहा था उसी दिशा में चल रहा है, जैसे ना तो कम हुआ है ना ज्यादा हो, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, या उसका पहले कम था अब ज्यादा हो गया है। ठीक है, किस प्रकार का वक्र प्राप्त हो रहा है उसे क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। या किसी वजह से व्यक्ति के विकास में बहुत ज्यादा उन्नति हुई है, पहले बहुत कम था और एकदम से बढ़ गया, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऐसा कहीं पे दिया हुआ है क्या? पहला दिया अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, दूसरा अधिगम में दोष, तीसरा अधिगम की समाप्ति, चार अधिगम में अवरोध। तो कौन सा लग रहा है आपको कि सही होना चाहिए इसमें? तो इसमें आएगा अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। यानी क्या अधिगम किस प्रकार से हो रहा है, जो हम ग्राफ प्राप्त करते हैं अधिगम का, वो क्या कहलाता है? हमारा अधिगम का पठार कहलाता है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो अधिगम में अवरोध है वो क्या होगा? एक प्रकार की कमी हो गई है। तो अधिगम में इसमें ना तो हमें ये पता चल रहा है कि ज्यादा हो रहा है, या ये तो एक प्रकार से अवरोध ही हो गए। तो ये अधिगम का पठार नहीं है, ये अधिगम में कमी है। ठीक है, तो ये इसमें राइट नहीं होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही राइट रहेगा, तरीका फर्स्ट। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो क्या आएगा? इसके जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी थी? तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे हमारे? 4 का आएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, स्किनर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी जो छात्रों का सही व्यवहार हो रहा है उसका जो प्रशिक्षण हम उन्हें दे रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या चीज है जो सही दिशा में बच्चे के व्यवहार को ले जाएगी, वो हमें बताना है। क्या बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए, या उन्हें दंड देना देना चाहिए, या पुरस्कार देना चाहिए कि आप अच्छा व्यवहार करो आपको पुरस्कार दिया जाएगा? तो कौन सा सही रहेगा इसमें? 4 दिया हुआ है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यानी बच्चे के सामने अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे का क्या गुण होता है? जो देखता है वो ही सीखता है। यानी उसके सामने जो भी होगा वो वही सीखेगा। अगर उसके सामने हम अच्छे व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो वो बच्चा अच्छा ही सीखेगा, गलत को तो पता ही नहीं है होता क्या है गलत, तो वो कैसे गलत को सीखेगा? तो यही इसमें राइट हो जाएगा। तो 5 का क्या आएगा हमारा? 4 नंबर ऑप्शन सबसे उपयुक्त रहेगा। तो 5 का 4 राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संपर्क किसने प्रस्तावित किया था? तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा 6 का? फर्स्ट नंबर ऑप्शन, हल। हल द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत दिया था। उन्होंने समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता, यानी एक लक्ष्य को रखा जाएगा तभी बच्चा उस समस्या का समाधान, अगर उसको पता ही नहीं होगा कहाँ पहुंचना है तो कैसे उस समस्या का समाधान वो कर पाएगा? तो ये किसने कहा था? हल ने कहा था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें?
इनमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं, यानी जो चार हमारे मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, वो हमें बताना है। तो 7 का 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं थे, बाकी बूस, डीडब्ल्यू एलन और एचिसन ये तीनों ही इससे संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम का स्तर यानी बच्चे का जो सीखने का तरीका है उसका जो स्तर है वो कौन कौन सा आता है। अबोध स्तर यानी बच्चा अंडरस्टैंड करके सीखता है, ये तो उसका स्तर होता है। परावर्ती स्तर, तीसरा है स्मृति स्तर और 4 है दूरवर्ती स्तर। तो दूरवर्ती डिस्टेंस लेवल क्या आपने सुना है कि बच्चा डिस्टेंस लेवल से अधिगम शिक्षण कर रहा है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई स्तर नहीं है बच्चा जिससे अधिगम कर रहा है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा दूरवर्ती स्तर। बाकी स्मृति का भी एक स्तर होता है, एक बच्चे की एक स्मृति होती है कि बच्चा इतने आयु में इतना सीख सकता है। बाकी कुछ बच्चे ठीक है उससे ऊपर नीचे भी रहते हैं, पर जो एवरेज बालक होते हैं उसकी स्मृति का एक स्तर होगा, परावर्ती स्तर भी होगा और अवबोध का भी स्तर होगा, ये तीनों अधिगम के स्तर है। पर जो 4 नंबर ऑप्शन है दूरवर्ती स्तर, वैसा कोई अधिगम का स्तर नहीं होता, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 8 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो जनता जिसमें बच्चे भागीदार होंगे, ऐसा नहीं है टीचर पढ़ा रहे बच्चे सुन रहे हैं और टीचर का ही वो बोलेगा वैसे ही बच्चों को करना होगा। जनतांत्रिक जिसमें बच्चों का रोल ज्यादा होगा, टीचर सब बच्चों को बराबर का हक देगा, उनकी सुनेगा और फिर अपनी बताएगा। ऐसा व्याख्यान में क्या होता है, टीचर बोलता है बच्चे सुनते हैं, तो इसमें बच्चों का तो कोई हिस्सा नहीं हुआ, टीचर का ही रहा। दूसरा क्या है योजना, योजना में क्या होगा बच्चे भी भागीदार होंगे और टीचर भी उनकी सहायता करेगा। तीसरा है अन्वेक्षण, अन्वेक्षण में भी बच्चा ज्यादा रोल प्ले करेगा, टीचर उनकी हेल्प करेगा जब उनको जरूरत है। मस्तिष्क उद्वेलन, इसमें भी बच्चे की भागीदारी होगी। तो 2, 3 और 4 तीनों में बच्चे का हिस्सा ज्यादा है, टीचर का कम है। सिर्फ फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें टीचर ज्यादा है बच्चे तो है ही नहीं, तो यही है जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो 9 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। तो नहीं बतानी है हमें। समावेशी शिक्षा क्या होती है, जिसमें हर प्रकार के बच्चे को एक साथ लेके चला जाता है, एक कक्षा में पढ़ाया जाता है। अगर किसी विशेष कक्षा का आयोजन किया जाता है तो उसमें भी सब प्रकार के बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है कि वो विशेष कक्षा विशेष बच्चों के लिए लगाई जाएगी, नहीं, सब प्रकार के बच्चों को एक साथ लेके शिक्षा दी जाएगी। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, यह है केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। दूसरा ये है दिव्यांग बालकों की देखभाल में उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की और सेवा में बदलाव है। तीसरा है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। 4 यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है, तो ये तो इसकी विशेषता है। समावेशी शिक्षा का एक सतत प्रक्रिया, ये भी इसकी विशेषता है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव, तो ये भी इसकी विशेषता है। जो 10 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो क्या है, सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लेकर आ गया, पर इसमें तो हर प्रकार का बच्चा शामिल है हमारे समावेशी शिक्षा में, तो ये इसकी विशेषता नहीं आएगी। तो 10 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। पहला दिया हुआ छात्र कथन, दूसरा अभिभावक कथन, तीसरा शिक्षक कथन और 4 है मौन। तो अभिभावक कहाँ आ जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया में नहीं आएगा, तो ये इसमें राइट होगा। बाकी छात्र कथन छात्र द्वारा बोला गया वो तो आएगा कि उसने क्रिया के लिए क्या प्रतिक्रिया दी, शिक्षक का भी आएगा, और अगर वो चुप है तो क्यों है ये भी हो जाएगा। पर जो 2 नंबर ऑप्शन है अभिभावक कथन, तो अभिभावक का उसमें कोई रोल नहीं है, तो 11 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 12 क्या दिया, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है, यानी जब हम बोलते हैं संभाषण करते हैं तो अर्थ की लघुत्तम इकाई कौन सी है वो हमें बताना है। क्या रूप ग्राम है, क्या पद है, या ध्वनि ग्राम, या शब्द है। तो कौन सी लग रही है, रूप ग्राम की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि की, जैसे कै बोलते हैं, तो ये ध्वनि की छोटी इकाई है। पर इससे एक सार्थक शब्द संभाषण में इसको प्रयोग नहीं करते हम कै,
इससे जो सार्थक शब्द बनेगा कब, कहाँ, उसको हम संभाषण में प्रयोग करेंगे। तो कौन सा आएगा? 12 का हमारा आएगा रूपग्राम। ठीक है, ध्वनि ग्राम भी होती है इसकी सबसे स्मॉल इकाई, जैसे कै हो गया, वो हमारा ध्वनि ग्राम से संबंधित आएगा कै। अगर कब बन जाएगा, दो को लेके एक शब्द बन गया, सार्थक शब्द बन गया, जिसको हम संभाषण में प्रयोग करें, वो आएगा हमारा रूपग्राम। तो 12 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? कि बच्चा करके सीखता है, जो बच्चा करके सीखेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये किसने कहा था? तो 13 का आएगा हमारा 3 नंबर, डॉक्टर मेस ने कहा था ऐसे कि हम हर काम को करके सीखेंगे तभी बेस्ट रहेगा। 13 का 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? यानी कौन सा एक शिक्षण का स्तर नहीं है? बोध भी है, चिंतन भी है, स्मृति भी है, वर्णन करना किसी का एक कोई शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 14 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। अंतः क्रियात्मक अवस्था में, अंतः क्रियात्मक अवस्था, तो इसमें क्या होगा? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। क्या होगा इसमें? क्रिया के विपरीत प्रति कोई क्रिया करेंगे हम, अगर उसके अपोजिट हमें कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है तभी तो वो क्रिया हमारी सार्थक हुई। तो क्या होगा? क्रिया और प्रतिक्रिया इसमें मुख्य संक्रिया रहेगी। तो 15 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 16 क्या दिया? एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो ये किससे संबंधित हो गया? पावलोव के। तो पावलोव ने सिद्धांत दिया था अनुबंधन अनुक्रिया उद्दीपक अनुबंधन का सिद्धांत। जैसे कुत्ते के सामने घंटी बजाई जा सकती है, उससे मुंह से लार निकलने की, अब खाना आएगा, तो उसने घंटी के साथ एक क्या कर लिया था? अनुबंधन कर लिया। तो घंटी क्या आती? उसमें उद्दीपक थी। इसी प्रकार एक बालक काली वस्तु को देख के डरना, चाहे काला कुछ भी हो जाए, गाय हो, कुत्ता हो या काली वस्तु हो, तो उसने काली वस्तु से क्या कर लिया? एक अनुबंधन कर लिया है। तो वो दीपक के साथ समानीकरण कर लिया कि जैसे ही काला कोई आएगा उसके सामने वो डरना प्रारंभ हो जाएगा। तो उसने हर वस्तु का समानीकरण कर दिया कि काली वस्तु से उसको डरना ही है। तो ये क्या हुआ? उद्दीपक समानीकरण। जैसे कुत्ते ने की घंटी बजते ही खाना आएगा ही आएगा, उसने समानीकरण कर लिया। तो घंटी क्या थी? उसमें उद्दीपक थी, तो इसमें काली क्या हो जाएगी? उद्दीपक हो जाएगी, और उसने सबको एक समान समझ लिया, सामान्य बना लिया, तो उद्दीपक समानीकरण आएगा। 16 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो पहला दिया हुआ है व्यक्तिगत भेद, दूसरा है अभिभावक की पृष्ठभूमि, 3 है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, 4 है विषय की विशिष्ट प्रकृति। यानी विषय को तो ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें शिक्षण करवा रहे हैं तो ये बात तो सही है। विद्यार्थी का मानसिक स्तर भी देखना पड़ेगा कि बच्चा किस मानसिक स्तर में कितना सीख सकता है, बच्चों किस हिसाब से हम उसको पढ़ाएंगे वो उसके लिए सही रहेगा, ये भी ठीक है। पहला दिया व्यक्तिगत भेद, यानी देखना पड़ेगा कि बच्चे किस कौन सा बच्चा क्या कर सकता है कक्षा में, ये भी देखना पड़ेगा। ये भी शिक्षण विधि का चयन करने में हेल्प करेगा। पर जो अभिभावक की पृष्ठभूमि है कि उसके माता पिता कैसे हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं, क्या वो अनपढ़ है, क्या कैसे हैं वो सब इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो ये इसमें राइट हो गया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि कैसे भी हो जाए, हमें सिर्फ बच्चे को ध्यान में रख के शिक्षण कराना। तो 17 का क्या आएगा? 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। वही हमें बताना है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभिभावक की पृष्ठभूमि इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था क्या होती है हमारी? सेकंड नंबर पे आती है। पहले क्या आती है? शैशवावस्था, 0 से 2 वाली। फिर आती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हमने दो भागों में बांट रखा, एक 2 से 6 और एक 6 से 11 या 12 तक, वो है हमारी बाल्यावस्था। पहली वाली पूर्व बाल्यावस्था, दूसरी वाली उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, फिर आती है हमारी किशोरावस्था, 11 से 12 से लेके आगे तक। ठीक है, तो वो किशोरावस्था, तो इसमें बाल्यावस्था की विशेषता नहीं पूछी है। तो बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चा समूह में रहने लग जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता है वो।
ठीक है, और उसका जो शारीरिक विकास है वो एक समय के लिए थोड़ा कम हो जाता है, रुकता नहीं है, कम होता है। शैशवावस्था में और किशोरावस्था में शारीरिक विकास ज्यादा रहता है। तो देखिए कौन सा दिया, पहला है सामूहिकता की प्रबलता, दूसरा है जिज्ञासा की कमी, तीसरा है अभिवृद्धि में स्थिरता, और चार है समूह खेलों में सहभागिता। तो ये सब है, अभिवृद्धि में स्थिरता आती है थोड़े टाइम के लिए, अभिवृद्धि कम हो जाती है, ये भी ठीक है। समूह खेलों में सहभागिता, खेलता है वो बच्चा, समूह में रहता है। सामूहिकता की प्रबलता, ये भी ठीक है। जिज्ञासा की कमी नहीं होती, जिज्ञासा बढ़ती है बच्चे की। तो क्या आएगा 18 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से, यानी कुछ अलग सोचना। बाकी ठीक है, समस्या का समाधान लगभग हर बच्चा कर देगा, पर उनसे अलग कौन सा बच्चा कर सकता है, वो क्रिएटिव बच्चा कहलाता है। तो सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, पहला है उद्भवन, दूसरा है अभिप्रेरण, तीसरा है आयोजन, 4 नंबर पे है प्रबोधन। तो इसमें आएगा मोटिवेशन, उससे संबंधित नहीं होगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। यानी वृद्धि और विकास सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास ही होता है, ना बच्चा नैतिक होता है, ना बच्चा सामाजिक होता है, ना उसमें कोई मानसिक क्रिया होती है। सबसे पहले शारीरिक विकास बच्चे का प्रारंभ होता है। तो क्या होगा, शारीरिक विकास से उसकी वृद्धि और विकास का प्रथम चरण स्टार्ट होगा। 20 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 21 क्या दिया हुआ है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या प्रसार है। तो सीखना किसे कहेंगे हम, सीखना ठीक है, हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं, उसमें संशोधन भी तो करते हैं, अगर हमने कुछ गलत सीखा तो उसको सुधारते भी तो हैं, या उससे भाग जाते हैं, उससे बचना चाहते हैं, या उसका जो गलत है उसी का विस्तार करेंगे। तो क्या होगा, सीखना एक संशोधन भी है हमारा। तो 21 का क्या आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 22 क्या दिया हुआ है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। पहला है शाब्दिक अधिगम के लिए, दूसरा है प्रसूत अनुबंधन के लिए, तीसरा है चालक अधिगम के लिए, चार है आकस्मिक अधिगम के लिए। तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, सबसे पहले तो आप ही यही बताइए। तो स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें उसने चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये शाब्दिक अधिगम से बोलने वाले से तो संबंध नहीं है, वर्बल लर्निंग तो नहीं है, और इसमें तीसरा है चालक अधिगम, चलाने के से भी नहीं आएगा, मोटर लर्निंग भी नहीं आएगी, और आकस्मिक अधिगम के लिए भी नहीं। तो कौन सा है, ये प्रसूत अनुबंधन के लिए, कि इसके लिए प्रसूत अनुबंधन ने स्किनर का सिद्धांत किससे संबंधित आएगा, तो अनुबंधन से। 22 का क्या आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 23 क्या है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण थे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 5 उप परीक्षण थे। 23 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 24 क्या दिया हुआ है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। किसने किया था किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था, रोबेल ने। मोंटेसरी ने कौन सी दी थी, मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी विधि दी थी। कुक ने क्या दी थी, प्लेवे खेल विधि दी थी। डाल्टन ने डाल्टन प्रक्रिया दी थी। ठीक है, तो किंडरगार्टन विधि रोबेल ने दी थी। उन्होंने कहा था कि बच्चा एक क्या है, पौधा है, और टीचर क्या है, माली है, वो जितना जैसे उसको सिंचेगा उतना ही उसका विकास होगा। तो क्या आ जाएगा, ये किसने कहा था, प्रोबेल ने कहा। तो 24 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 25 क्या दिया, संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता है। तो कौन आएगा इसमें, इसमें आएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन थोर्न है, संकलात्मक। रोजर्स ने, कार्ल रोजर्स ने क्या दिया था, इसने अधिगम का सिद्धांत दिया था। अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत दिया था कार्ल रोजर्स ने। विलियमसन कौन थे, ये मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, 25 का क्या आएगा, थोर्न आएगा, संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता थोर्न थे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है।
छात्र का अवांछित व्यवहार यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, इच्छा के अनुसार उसका व्यवहार नहीं है, उसमें संशोधन करना है हमें, तो कैसे क्या करें? क्या उसको दंड देना चाहिए या उसके व्यवहार को नजरअंदाज कर देना चाहिए या माता पिता को सूचित करना चाहिए या उसके जो है अवांछित व्यवहार का कारण है उसको जानना चाहिए? तो ये सबसे रहे तो क्या आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचार को सुझाव देना। 26 का 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 27 क्या दिया? डिसलेक्सिया संबंधित है, तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी गणना करने से संबंधित आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा 27 का? फर्स्ट नंबर, पढ़ने संबंधी समस्या हमारी डिसलेक्सिया। 28 क्या दिया है? ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? यानी जिन बच्चों में भी किसी प्रकार की कोई कमी है उनके लिए हम अलग से विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, उसी में है ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्ड। टेप रिकॉर्ड में क्या हो गया? हम सुनेंगे, यानी जिनको दिखता नहीं है, आंखें नहीं है, दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं उनके लिए हम ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्ड जैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगा? दृष्टि बाधित विद्यार्थी। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 28 का। 29 क्या दिया है? CWSN का अर्थ है CWS और N, तो C से बन जाएगा चाइल्ड, W से बनेगा विद, S से स्पेशल, N से नीड। चाइल्ड विद स्पेशल नीड, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। इंग्लिश में पढ़ लीजिए ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो 3 नंबर राइट रहेगा 29 का, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो पहला है साक्षात्कार, इंटरव्यू, दूसरा है विश्वास, तीसरा है वर्तिक वृद्धि, प्रोफेशनल ग्रोथ, 4 है संप्रेषण। कम्युनिकेशन भी जरूरत है परामर्श के लिए, अगर हम उसका संप्रेषण चाहिए तो उसको परामर्श दे सकते हैं। साक्षात्कार से भी पता चलेगा, उस पर विश्वास करके भी, पर जो प्रोफेशनल उसकी जो ग्रोथ है वो उसका परामर्श का कोई तत्व नहीं है, तो ये इसमें राइट रहेगा 30 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तो इस प्रकार हमने कर लिया CDP के 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। साइंस के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।